देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 और 12 एमसीक्यू और इलास्ट्रेशन 1 2 बाकी है हम लोग का। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 और 12 भी कर लेते हैं। तो इसमें बोला है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एज एट 31 March 2001। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सभी में नोट्स है। नोट्स हम लोग देख लेंगे। करेंट लाइबिलिटी का कोई ट्रेड पेबल है, उसमें कोई नोट्स है नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स बना हुआ है। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट पीपीई कोई नोट नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में नोट है। करेंट एसेट 1 करोड़। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर और 50,000 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, दोनों ही 100 ईच वाला है। रिजर्व सरप्लस में सिर्फ पीएल है 6 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है 10% इंटरेस्ट रेट का 40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 9,50,000। बुक वैल्यू है 10 लाख। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। कोशिश करते हैं आज ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाए। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। जर्नल एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है, तो करने के सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम और ऊपर इन द बुक्स ऑफ ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल करते जा रहे हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 40। इक्विटी शेयर जो 100 का था अभी अभी पड़ा, इक्विटी शेयर ही है 100, प्रेफरेंस शेयर भी है 100। तो 100 का शेयर को रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस टू 40 ईच। ठीक है, तो अभी 100 का शेयर 40 हो गया, तो कंस्ट्रक्शन में कितना जाएगा 60, बेनिफिट 60 का है। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया 40 वाला शेयर, पहले ये 100 वाला शेयर था। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में हो जाएगा 60 रुपीज का बेनिफिट। और इक्विटी शेयर कितना सारा था उतने से हम लोग कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो इक्विटी शेयर था हम लोग का 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो एंट्री आ जाएगा हम लोग का 100 लाख। ये हो जाएगा 40 लाख और ये हो जाएगा 60। फिर सेकंड देखते हैं क्या बोल रखा है। सेकंड में हम लोग को बोल रखा है कि ऑल प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60। तो प्रेफरेंस शेयर पे 40 का बेनिफिट है। ठीक है, तो 12% था, 12% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये वैल्यू था हम लोग का 100 था पहले। नंबर ऑफ शेयर्स देख लेंगे कितना हो रहा है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 12% ही रख देंगे क्योंकि इसका कोई इनका डिविडेंड का परसेंटेज कुछ चेंज नहीं हुआ है। शेयर एज इट इज रहेगा, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू को, नॉमिनल वैल्यू बोल रहे हैं मतलब जो पेड अप वैल्यू है उसको उन लोगों ने 60 मान लिया है। ठीक है, अच्छा, तो बेनिफिट हो रहा है 40 का टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 40। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है चेक करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000। तो 50K लिख दिया, 50K लिख दिया, 50K लिख दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 100 कितना होता है 50,000। 3 जीरो 4 5 6 जीरो मतलब 50 लाख। 50 लाख हो जाएगा 50 लाख। अच्छा, 15 टू 60, 5 और 6 30, 30 और इसके बाद 2 जीरो मतलब 30, 2 जीरो और 3 जीरो, 2 3 5 6 6 जीरो मतलब 30 लाख। और ये हो जाएगा
20 लाख। इक्विटी और प्रेफरेंस का एंट्री हम लोग का हो गया। फिर थर्ड नंबर में देखते हैं कौन सा एंट्री कर रहे हैं हम लोग। स्कीम क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर ऑन डिवेंचर इज इंक्रीज टू 12%। तो पहले डिवेंचर, फिर इसका मतलब 12% नहीं था, 10% था। बोल रहा है कि उसको 12% इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट को। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच। देखो पहले से 100 का था, ये शेयर वो लोग सरेंडर करेंगे एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ 70 ईच फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम। तो डिवेंचर होल्डर के साथ क्या मतलब स्कीम में क्या बोला गया है, डिवेंचर होल्डर बोल रहा है कि हम लोग 100 की जगह डिवेंचर को 70 मान लेंगे। मतलब पुराना 100 वाला डिवेंचर चला जाएगा, बदले में डिवेंचर 100 की जगह 70 हो जाएगा, बट नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सिर्फ वैल्यूज कम होगा, 100 की जगह ये 40,000 ही 70 माना जाएगा, और ये 10% जो है वो 12% में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 10% वाला बुक से हट जाएगा। तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 100, ठीक है, बन जाएगा अभी ये 12% रेट वाला डिवेंचर। फोर यहाँ पर सॉरी 4 बोल रहे, 40,000 इंटू 70। और इसमें बेनिफिट कितने का हुआ, ऑब्वियसली बेनिफिट है, लोन 100 रुपए दिया था किसी ने मुझे, वो 70 में मान गया, तो मेरा 30 का बेनिफिट है, तो ये चला जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। 40,000 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 100, 40 लाख। ये हो जाएगा 28 लाख, और ये हो जाएगा 12 लाख। फोर्थ नंबर में बोला है वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी ओज 20 लाख डिसाइड टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम, ही अलॉटेड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। मतलब उसका पूरा 20 लाख का जो लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, उस क्रेडिटर का वो 20 लाख पूरा वो सेटल कर ले रहा है। मतलब क्रेडिटर या ट्रेड पेबल जो भी लिखो, वो 20 लाख पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे, जिसमें से वो 40% छोड़ दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बेनिफिट होगा। बाकी के लिए 40 रुपए का, जो अभी इक्विटी शेयर 40 रुपए का बन गया, 40 रुपीज वाला 30,000 इक्विटी शेयर उसको दे दिया जाएगा, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, या फिर क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्रेडिटर बोला तो है बट यहाँ शायद ट्रेड पेबल ही लिखा हुआ है, तो मैंने लेजर वही यूज किया, ठीक है। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जो 40% का बेनिफिट हो रहा है, और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 40 रुपीज वाला कितना इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 लाख। बाकी फॉरगो हो रहा है, तो ये टोटल लाइबिलिटी था 20 लाख का, तो बाकी कितना परसेंट फॉरगो हुआ है, बोल रहा है 40%। 40%, तो 40% कितना होना चाहिए फिर, 8 लाख होना चाहिए। 20 लाख का 40% 8 लाख ही होता है, 8 लाख ही होगा। बैलेंस भी करोगे तो 8 लाख ही होगा, कि 20 लाख में 12 लाख का शेयर दे दिया, तो बाकी नहीं कुछ देना है, तो बेनिफिट है, तो 8 लाख का बेनिफिट चला गया कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टू बी रिटन डाउन बाय 30%। तो पीपी को कम कर दिया है, तो 2 पीपी होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें पीएल का भी एंट्री इसके साथ कंबाइन कर देंगे, इसीलिए मैंने अभी डेबिट में कुछ डायरेक्ट लिखा नहीं है, ठीक है। तो पीपी को 30% से कम कर देना है। पीपी है कितना, इनका पीपी का कोई नोट्स नहीं था, 1,25,00,000, उसका 30% निकालना पड़ेगा। 1,25,00,000 मतलब 1,25,00,000 इंटू 30%, 37 लाख, 37,50,000, ठीक है। पीपी को कम कर देंगे। और क्या बोला है देखते हैं स्कीम में। और बोल रहा है करेंट एसेट को रिवैल्यू कर दिया जाएगा 45 लाख में। तो था कितना करेंट एसेट, कम या ज्यादा हो रहा है देखते हैं। करेंट एसेट, करेंट एसेट को नीचे मिलेगा। अच्छा, ये था 1 करोड़, उसको कर दिया जाएगा 45 लाख, तो कम हो गया। कितने से कम हो गया, 1 करोड़ का चीज 45 लाख हो गया। पहला बात है एसेट है, क्रेडिट होगा, कितना से एंट्री करेंगे, 1 करोड़ था, 45 लाख कर दिया जाएगा, मतलब कितने से कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड, सॉरी 45 लाख से कम हो रहा है, तो कितना वैल्यू होगा, ये बोला ना, रिवैल्यूड एट 45 लाख।
हाँ, तो 45 लाख पे वैल्यू होगा। ठीक है था। तो फिर कितने से कम होगा उतने से एंट्री होता है, तो ये हो गया हम लोग का 55। फिर इसके बाद टैक्सेशन लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट 1,50,000। ये देखते हैं लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था कितना, 1,00,000, देना कितना पड़ रहा है 1,50,000। तो इस केस में तो लॉस है, तो लॉस है, तो यहाँ एंट्री नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें उल्टा एंट्री होगा, तो उसके लिए हम यहाँ कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टोटल था हम लोग का 1,00,000 का, उसको सेटल कर रहे हैं 1,50,000 से। ठीक है, तो 1,00,000 का लाइबिलिटी तो खत्म हो रहा है, 1,00,000, लेकिन कितना दे के खत्म हो रहा है, 1,50,000 दे के खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का लॉस है, जो लॉस है वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। कितने का लॉस है, 50,000। तो लाइबिलिटी ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का सेटल कैसे होगा, हम लोग पे कर रहे होंगे। ठीक है, पे करेंगे तो कैश एंड मतलब कैश यानी सॉरी कैश बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एसेट में बैंक बोल के मतलब करंट एसेट सिर्फ टोटल दे दिया है, करंट एसेट में बैंक है या मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो हेड होता है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ पर चाहे तो ऐसे लिख सकते करंट एसेट और ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक। ठीक है, अच्छा इधर का एंट्री अभी हम लोग का बाकी है। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज टू बी ब्रॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखते हैं कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। मार्केट वैल्यू 9,50,000 ये 10,00,000 है, तो मार्केट वैल्यू में लाने का मतलब 50,000 कम कर देना, तो इसी एंट्री में इसको जोड़ देंगे, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि एसेट वगैरह जो कम होता है पीएल, इसको हमेशा कंबाइन करके लिख देने से अच्छा होता है, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। कितना सारा एंट्री लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनाना होगा, टाइम कम रहेगा। 10,00,000 माइनस 9,50,000, तो 50,000 से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। इसका बोले या ना बोले ये तो हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, इसी के लिए तो इतना कुछ है। तो टू पीएल 6,00,000, तो टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पे, ये ऐड करना पड़ेगा। अच्छा 55 लाख इधर हो गया, 6,00,000 और इधर 50 लाख, 50 लाख, 50, 50, 1,00,000, 1,00,000 और 55 मतलब 56 लाख, 56 लाख और 6,00,000 ये हो जाएगा 72, 72 प्लस 37, 99 लाख। 99 लाख। अब हम लोग बना लेते हैं, चलो बैलेंस शीट। नोट नंबर, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी शॉर्ट में लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। अच्छा देखा तो नहीं कैपिटल रिजर्व बन रहा है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट है 60 लाख, फिर क्रेडिट है 20 लाख, तो 60 और 20, 80 लाख का प्रॉफिट, 80 लाख और इधर 12 लाख, 92 लाख का प्रॉफिट। 92 लाख में से 92 लाख में फिर 8 लाख का प्रॉफिट, तो 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ और इधर हो गया मेरा 99,50,000 लेस होगा। 1 करोड़ में से 99,50,000 लेस करो, 1 करोड़ मतलब 7 जीरो, 99,50,000 होना चाहिए। 99,50,000 से अगर 1 करोड़ माइनस होगा, देख लो एक बार, मैंने तो ओरली कर दिया। 1 करोड़ मतलब एक के बाद 7 जीरो, और 99,50,000 ये दो डेबिट बोल रहे हैं, ये 99 लाख और ये 50, बाकी सब क्रेडिट था, सब क्रेडिट को ऐड करके 1 करोड़ आया। कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है 50,000। हाँ मैम आ गए।
50,000 का कम होगा, 50,000। तो रिजर्व सरप्लस बनेगा, उसी के लिए चेक कर लिया, हम भूल गए थे, वो वाला एंट्री भी तो होता है ना। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व चला जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। ठीक है, नोट नंबर 2, लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटी पहले लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी जिसमें ट्रेड पेबल बचा हुआ है, ट्रेड पेबल प्रोविजन सिर्फ टैक्स का था, नोट नंबर 4 में जाके देख सकते हैं, जो कि सेटल डाउन हो चुका है। तो ट्रेड पेबल का जो भी लिखना है वो हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोज। उसके बाद लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स में आ जाएगा नॉन करेंट एसेट, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट एसेट में पीपी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो हाँ है, मार्केट वैल्यू पे है बट है, बिका नहीं है, सॉरी, मुझे लगा बिक गया, नहीं बिका नहीं है, हम लोग को बोला था मार्केट वैल्यू में लाने के लिए, तो इसका नोट भी बनेगा। और नोट नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है। और करेंट एसेट का नोट बनाना पड़ेगा, करेंट एसेट इसमें तो कुछ है नहीं अलग से, तो ये इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स 1, शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप इक्विटी, नहीं पेड अप शेयर कैपिटल, दो है, इक्विटी सिर्फ लिख के क्या फायदा, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ एंट्री में देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, सॉरी 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, 1 लाख ही है, लेकिन उसमें और ऐड हुआ है क्योंकि ट्रेड पेबल में 30,000, तो 1,30,000 इक्विटी शेयर आएगा, जिसमें से 30,000 कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश हो जाएगा, ठीक है। तो 1,30,000 नीचे लिखना चाहिए, 1,30,000 equity share at the rate of 40 each, 30,000 आउट ऑफ ये एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए, तो हम आउट ऑफ एबव जो लैंग्वेज यूज होता है वही लिखते रहे, आउट ऑफ एबव 30,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, क्योंकि वो ट्रेड पेबल को सेटल करने के लिए गया, तो 1,30,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 13,452, 52 लाख। अच्छा, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वही था जो है, उसमें कुछ इशू नया हुआ नहीं है, सिर्फ 50,000 एट द रेट ऑफ 60 करके 50,000, क्योंकि मैंने ऑथराइज्ड वाला ऊपर लिख दिया तो इसके नीचे नीचे दो आराम से लिख सकते हैं। 50,000 12% क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 60 ईच, तो 6, 5, 30 मतलब हो जाएगा 30 लाख, तो 30 लाख प्लस 52 लाख मतलब 82 लाख, 82 लाख, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल 82 लाख। फिर नोट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस में 50,000 आ जाएगा, अभी लिख दिया क्योंकि और तो कुछ है नहीं, हम यहाँ पर नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व आया है 50,000। फिर आ जाएगा नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें आ जाएगा डिवेंचर, जो कि अब 12% डिवेंचर हो गया, 12% डिवेंचर कितना सारा है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, डिवेंचर का 40,000 एट द रेट ऑफ 70 ईच, 40,000 एट द रेट ऑफ 70 ईच, तो 28 लाख।
डिवेंचर का लिख देते हैं, नोट नंबर 328 लाख। अच्छा, फिर नोट नंबर 4 ट्रेड पेबल। नोट नंबर 4 ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का बैलेंस पहले से कितना था, और हम लोगों ने कैंसिल किया है 20 लाख एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 20 लाख, और बैलेंस कितना था 50 लाख। 50 लाख में 20 लाख सेट हो गया है, तो फिर कितना बच रहा है 30 लाख। सेट ऑफ हो गया 20, सेट ऑफ नहीं मतलब सेटलमेंट हो गया बोल सकते हैं, तो ये हो गया 30 लाख। तो 82 और 28, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 40 और 50, 1 करोड़ 90, 1 करोड़ 40 लाख, 30 और 20, 15, 58 और 50, 40,50,000। 1 करोड़ 40 लाख 50,000। नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7। आना चाहिए हम लोग का 1 करोड़ 40 लाख 50,000 पीपीई। बैलेंस पहले से था ओपन। पीपी का बैलेंस था 1 करोड़ 25 लाख, इसको कम कर दिया। लेस एडजस्ट एज पर स्कीम। 37,50,000 कितना आ जाएगा। 8750। पीपी के बाद था नोट नंबर 6, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा राइट ऑफ एज पर स्कीम। तो 50,000 से वैल्यू कम करके मार्केट वैल्यू में लाया गया है। इसका बुक वैल्यू था 10 लाख। 10 लाख से 50 लाख कम हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 9 लाख। 50,000 कम, 50 लाख, तब तो होगा 9 लाख 50। 9 लाख 50। 87 लाख करेंट एसेट। करेंट एसेट ओपनिंग था 1 करोड़, फिर राइट ऑफ हुआ एज पर स्कीम। और राइट ऑफ कितना हुआ करेंट एसेट से 55 लाख, और पेमेंट हुआ है 1.5 लाख प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए। 55 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स 1.5 लाख, तो कितना हो जाएगा 56,50,000 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा देखो। 1 करोड़ से 55 लाख माइनस करने से तो आ जाएगा 45 लाख।
45 से 43 9 lakh 50,000. 43 लाख। लिख के देखो टोटल। मैच हो गया मैं. गुड आफ्टरनून मैम. 43,50,000 मैच हो गया। 43 लाख 50। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 हो गया। अब हम लोग करेंगे 12। The following is the balance sheet of X Limited as at 31st March. Equity, liability, shareholders fund, share capital, notes है, reserve surplus, notes देखना पड़ेगा, non current liability, long term borrowing, notes है, current liability का notes नहीं है, trade payable, short term borrowing में बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्लांट पीपीई नोट बना हुआ है, देख लेंगे। इंटेंजिबल एसेट नोट बना हुआ है, देख लेंगे। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल 24,000, इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 12,000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज। रिजर्व एंड सरप्लस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है, पीपीई 6 लाख, नहीं सॉरी ये नीचे वाला, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 12 और 18 लाख। इंटेंजिबल एसेट गुडविल 90,000। ऑन द अबव डेट द कंपनी एडॉप्टेड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो तो पढ़ेंगे तो एंट्री कर लेंगे। जर्नल एंट्रीज करने बोला है और रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट बनाने बोला है, ठीक है। तो पहले जर्नल एंट्री करते हैं एक एक कर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को बोला है ईच द इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू शेयर ऑफ 40 ईच। तो पहले कितना करके था, एक एक इक्विटी शेयर 100 करके था और प्रेफरेंस शेयर भी 100 करके था। इक्विटी शेयर को 40 रुपीज में कर दिया जाएगा तो 60 रुपीज का बेनिफिट होगा। प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा, 75 का शेयर बना दिया जाएगा। तो कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 25 से, ठीक है। तो ये 40 रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू 40 बोला है, ये बोला है रिड्यूस टू फुल्ली, हाँ ये भी बोला है 75। तो ये इसमें 60 का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, और इसमें 25 का बेनिफिट हो जाएगा। तो एंट्री कर लेते हैं। 24,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 इंटू 100 था। टू नया जो इक्विटी शेयर बनेगा उसका वैल्यू कर दिया जा रहा है 40 और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर 60 का बेनिफिट हो जाएगा इंटू 24,000 इंटू 24,000। तो ये तो हो जाएगा 2,40,000 नहीं 24 लाख। अच्छा ये हो जाएगा 96, मतलब 9,60,000 और 24 और 6 144 14,40,000, क्योंकि 24 और 6 हो जाता है 144 और 3 और एक 4 जीरो, हाँ सही किया मैंने। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रेफरेंस शेयर्स का देखते हैं कितना है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच है, ठीक है। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 ईच वाला शेयर्स है और कितना सारा टोटल शेयर्स है 12,000। तो 12,000 इंटू 100 12 लाख हो जाएगा। नया जो शेयर बनेगा डिविडेंड रेट में कोई चेंज नहीं है, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक एक शेयर 75 का कर दिया जाएगा और बेनिफिट हो जाएगा 25 का। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 25 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3 जीरो इधर, 12 5 60, 6 12 7 में 84, 84 84 85 86 88 88 90, मतलब 9 लाख 3 lakh. और ये 3 लाख आ जाएगा, 9 और 3 12। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, लगभग सेम है क्वेश्चन।
The debenture holder took over inventories and trade receivable in full satisfaction of their claim. तो डिवेंचर ही बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा क्योंकि पूरा क्लेम इनका सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब पूरा ही ये लोग मान जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल को लेके। कितने मिलेगा कुछ नहीं बोला है, तो बुक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल चला जाएगा, मतलब टू इन्वेंट्रीज टू ट्रेड रिसीवेबल ऐसा लिखेंगे, टू इन्वेंट्रीज टू ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों चला जाएगा और डिवेंचर चला जाएगा। डिवेंचर 10% वाला भी एक बार देख लेते हैं, फिर भी मुझे जितना याद आ रहा है 10% वाला भी देखते हैं क्या बेनिफिट लॉस हुआ। 10% डिवेंचर 6 लाख, 6 लाख का फुल लाइबिलिटी खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई हम लोग का इंटरेस्ट पेबल डिवेंचर का था नहीं। नॉर्मली इस तरीके के पॉइंट पे जो है इंटरेस्ट वाला भी पॉइंट रहता है बैलेंस शीट पे, तो वो भी ऐड ऑन करना पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बट इसमें नहीं है डिवेंचर का इंटरेस्ट पेबल, तो फिर ये नहीं लेना पड़ेगा। अगर रहता है तो वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन किया था, एक बार याद करके देख सकते हो, तो वो लेना होता है। अच्छा, बदले में ले रहा है ये लोग इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज हमारे पास है 2,60,000 का, ट्रेड रिसीवेबल है 2,80,000 का। ठीक है, तो 2,60,000 का इन्वेंट्रीज और 2,80,000 का जो है हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 26 और 28, मतलब 54। 20, 20, 40, 54, मतलब 5,40,000। तो बेनिफिट ही हो रहा है, 6 लाख की जगह 5,40,000 से मान जा रहा है, तो कितना बेनिफिट हो रहा है, वही कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो 54 होने कितना से चाहिए? हाँ 60,000। अच्छा, फिर बोल रहा है द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, बढ़ाया जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड, द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल एंड इंटेंजिबल एसेट आर टू बी एलिमिनेटेड। तो ये जो पीएल और इंटेंजिबल एसेट एलिमिनेट हो रहा है, मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है, ये तीनों का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये तीनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। और ये लैंड बिल्डिंग का एप्रिशिएशन इसको अलग से लिख देते हैं। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग का एप्रिशिएशन हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 2 हो जाए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने से अप्रिशिएट करना है, 30%। 30%। 30% मतलब कितना था बोलो? देखो 12 लाख का 30%, 3 3 लाख लाख 60। 60, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा 3,60,000। सिर्फ दूसरे ग्रुप में लिख दिया क्लास होगा हाँ, इसीलिए मैंने तुम लोग के ग्रुप में नहीं लिख के, इसलिए तुमने सैनू ने मुझे पूछा कि क्लास होगा कि नहीं, मुझे वही लग रहा है। मैंने तो पोस्ट तो किया, बट मैंने फाउंडेशन के ग्रुप में पोस्ट कर दी। तो लिख देते, सब पूछ रहा क्लास नहीं होगा, लेकिन मैंने लिखा है टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये तुम लोग का है नहीं तो क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने गलती से लिख दिया।
ठीक है, एक गलती हो गया क्या? तो ये लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्लांट मशीनरी को कम करना है, गुडविल को हटा देना है, पीएल का कुछ नहीं भी बोलेगा तो भी हमें वो पूरा ही हटाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल और इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल गुडविल 90,000, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल 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 14,40,000, और प्लांट मशीनरी जो है 18 लाख, उसको कम करना है हम लोग को, 30% डिप्रिशिएट करना है। तो 18 लाख का 30%, बस ये होने से कंप्लीट। 18 लाख का 30%, और एक एक्सपेंस है 5 लाख। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टोटल 20,70,000. 20,70,000। Amount. फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सपेंस पे करने के लिए बोला है, 5,000 का एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 5,000। तो यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था कि नहीं था? देखो वैसे हाँ है, तो इसीलिए मैंने बैंक लिखा, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो करेंट एसेट लिख देते, ठीक है। करेंट एसेट में जरूर कैश इंक्लूडेड होता है। और लास्ट हम लोग को देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में बेनिफिट है 14,40,000, फिर 3 लाख, 3 लाख और 14 लाख, मतलब 17,40,000, 17,40,000 प्लस 60, तो 40 और 60 1 लाख, मतलब 18 लाख, 18 लाख, और इधर हो गया 3,60,000, तो 18 19 20 21,60,000, 21,60,000 से ये माइनस हो जाएगा, 21,60,000 माइनस 20,70,000, 21,60,000 माइनस 20,70,000 माइनस 5,000, 85। 85,000. कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर था जो कि हट गया, तो फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं बनेगा इसमें। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल बनेगा और जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग बनेगा। नहीं, ट्रेड पेबल का तो शायद हम लोग का कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ट्रेड पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लैंड बिल्डिंग, कैपिटल, नहीं ट्रेड पेबल का कुछ भी नहीं है। तो अगर इसका नोट्स नहीं बना हुआ है तो ये डायरेक्ट लिख देंगे, तो 3 लाख 3 लाख ही रहेगा, तो इसमें कुछ नोट नहीं बनेगा, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग 3 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग में नोट बना लेंगे, नोट नंबर 3। ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लिखेंगे एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, इसमें आ जाएगा पीपीई, क्योंकि पीपी दोनों ही लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही है, एक का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है, दूसरे का कम हुआ है। इंटेंजिबल एसेट हट जाएगा क्योंकि गुडविल फुल्ली हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है।
देखते हैं बाद में और क्या दे रखा है। करेंट एसेट, अच्छा करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों तो डिवेंचर होल्डर लेके चले गए, तो ये दोनों भी बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गया, सिर्फ रहने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसका नोट बनेगा क्योंकि पेमेंट वगैरह हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा उसके लिए तो करेंट एसेट का हेड होगा, इसके अंदर लिखते हैं करेंट एसेट, काफी सारा चीज हट गया है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नोट नंबर 4 और 5, notes to accounts, note number 1, share capital, authorized, issued, subscribed, called up, and paid up share capital। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, जितना था उतना ही, क्योंकि कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ है, 24,000 ही रहेगा, 24,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 40 करके है, फुल्ली पेड। तो 4 और 24 96, तो 9,60,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 12,000 ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी कोई नया इशू हुआ नहीं है, क्वेश्चन वैसे छोटा सा ही है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स 12,000 एट द रेट ऑफ 12,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 75 ईच, फुल्ली पेड। तो ये फुल्ली पेड लिख देते हैं, ठीक है, लिखना चाहिए। तो देखो उतना प्रेजेंटेशन हर जगह पे कर नहीं पाते क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में करोगे तो कोशिश करो सारा चीज सही सही प्रेजेंट करने का, ठीक है। तो 12,000 इंटू 75 कितना हो जाएगा, 9 लाख। तो 9 लाख और 9,60,000, 9,918 18 नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व कितना आया था, अभी कैलकुलेट किया, 85, 18,60,000 और 85, 18,60,000 और 85, 3 लाख पहले से ही है, और शॉर्ट टर्म वाले नोट नंबर। अच्छा इसमें चेक कर लेंगे कि बोरिंग हम लोग पे ऑफ कर पा रहे हैं कि नहीं पे कर पा रहे हैं, वो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे चेक करेंगे, देखो एंट्री में दिख रहा है कि कैश कुछ आया तो नहीं है, बल्कि 5,000 कैश का आउटफ्लो हुआ है, पहले से हम लोग के पास कितना कैश था, 30 से 5,000 चला गया, कितना बचेगा, 25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट तो 6 लाख का है, तो पूरा तो पे नहीं कर सकते, तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज ही रहने देंगे, ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया, अगर पूरा नहीं पे होता एज इट इज रहने देंगे। ऐसा एक और ऐसा क्वेश्चन भी किया था जहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इतना अमाउंट था कि बीओडी पूरा पे हो जा रहा था, तो बीओडी पे करने के बाद जो बच रहा था या फिर दूसरे कुछ एक्सपेंसेस थे वो पे करने के बाद, तो हम लोग उसको लिख रहे थे इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है, ठीक है। तो अगर पूरा पे नहीं होगा तो बीओडी अपना जैसा है वैसा ही हम लोग रख देंगे, तो ये लिख दिया मैंने 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 9 लाख और 18 लाख, 27,60,000, 27,60,000 और 85, एटीन, 28,85,000, 27, 28 लाख 45,000। 45, 28,45,000। अच्छा पीपी कितना,
लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख प्लस एप्रिसिएशन एज पर स्कीम कितना है देखो। 3,60,000। 3,60,000, तो अभी लैंड का वैल्यू हो जा रहा है 15,60,000, प्लांट एंड मशीनरी लेस depreciation as per scheme 18 लाख, डेप्रिसिएशन है 20% था ना? नहीं, 25,000, कितना का लिखा है देखो, स्कीम 5,40,000। 30%। 30% था, 5,30,000, तो फिर कितना आ जाएगा 12,60,000, 12,60,000, तो 12 और 15, 27, 27, 28 लाख 20, 28 लाख, ये हो गया पीपीई। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग 30,000 लेस पेड फॉर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम एक्सपेंस 5,000, 25,000, 28 लाख 20 और 25, 9,817। 28 लाख 45, हो गया। हम लोग इलास्ट्रेशन रन करें। Illustration one बोल रहा है on 31st December 2001, B Limited had 20,010 rupees equity shares as authorized capital and the share were all issued on which 8 was paid up। बोल रहा है कि इनका ऑथराइज्ड कैपिटल इक्विटी शेयर था 20,000 और एक एक शेयर 10 रुपए वाला था, जो कि इशू जब हुआ तो सिर्फ 8 पेड अप था। इन जून 2002 the company in general meeting decide to subdivide each share into 2 shares of 5 with 4 पेड अप। तो कंपनी बोल रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एक शेयर 10 रुपए का था, तो हम लोग उसको 2 शेयर्स में बना देंगे और एक एक शेयर 5 5 रुपीज का रख रहा है। मतलब ओवरऑल वैल्यू उतना ही हो रहा है, मतलब जैसे छुट्टा करवाने जैसा, जो मैंने पहले ही बोला है कि मेरे पास 50 रुपए का 100 रुपए का एक नोट था, उसको मैंने 50 रुपए का 2 नोट पे कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही तो 10 रुपया ही हुआ। किसी के पास अगर एक शेयर था 10 रुपए उसका वैल्यू था, अभी 2 शेयर्स हो जाएगा जिसका वैल्यू 10 रुपया होगा, क्योंकि एक एक शेयर अभी 5 रुपीज करके हो चुका है। पेड अप वैल्यू जो पहले 4 था वो 8 था, वो 4 मान लिया जाएगा। ये जून 2002 का बात है। फिर जून 2003 में द कंपनी इन जनरल मीटिंग रिसॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5 रुपीज 4 पर शेयर पेड अप इनटू 1 शेयर्स ऑफ 100 इज 80 पेड अप। अब कंपनी बोल रही है कंसोलिडेट, मतलब पहले स्प्लिट करी थी, एक शेयर का 2 शेयर बनाई। अब कंपनी बोल रही है कि कंसोलिडेट मतलब जोड़ देगी 20 शेयर्स ऑफ 5, मतलब एक शेयर जो 5 रुपए वाला है उसको बोल रही है कि 20 शेयर्स ऑफ 5 बना देगी, मतलब 100 हो गया। ठीक है, 20 शेयर्स ऑफ 5 और 4 पर शेयर पेड अप होगा इनटू 1 शेयर्स ऑफ 100 इच, एक शेयर्स ऑफ 100 रुपीज का हो जाएगा और 80 पेड अप मानेगी। इस तरीके से पास एंट्रीज एंड शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन नोट्स टू बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2001, 31st December 2002, 31st December 2003। तो हम लोग को इसका मतलब इनका जो ईयर है वो दिसंबर में खत्म हो रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग का बेसिकली शेयर का स्प्लिट हो रहा है और शेयर को हम लोग फिर से उसे
जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो एंट्री होगा वो जून 2002 को होगा, पहला ये है। इलस्ट्रेशन 2002 जून। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट था कितने का, पहले एक एक शेयर 10 रुपए का था, लेकिन उसमें पेड अप था 20,000, सॉरी 8 रुपीज करके, 20,000 टोटल शेयर्स था। तो 20,000 इंटू 8, क्योंकि शेयर कैपिटल तो मेरे पास जो है हमेशा पेड अप वैल्यू पे दिखता है। ठीक है, ये हम लोग का देखो बेसिक है, जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स करते हैं। ठीक है, अगर फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स किए हो या कॉलेज में या स्कूल में, तो याद होगा कि हमेशा पेड अप वैल्यू, क्योंकि उसी का एंट्री होता है। मेरा शेयर 10 रुपए का था, मैंने अभी तक 8 ही मांग रखा है, तो उतने का ही रिवर्स कर सकते हैं ना, उससे कम या ज्यादा का तो कर नहीं सकते। तो ये शेयर्स जो पहले 8 का था वो अभी 20,000 ही है। नहीं, 20,000 भी नहीं है वो। पहला बात है कि 4 रुपए हो जाएगा, वो तो एक है ही कंसेप्ट। उसके साथ साथ और एक चीज भी देख, अभी एक शेयर का 2 शेयर बन चुका है। यहाँ पर बोला है ना, कंपनी ने क्या किया, सब डिवाइड कर दिया ईच शेयर इंटू 2। तो फिर 20,000 शेयर्स का कितना शेयर्स हो गया होगा, 20,000 शेयर्स का 40,000 शेयर्स हो गया। तो 40,000 इंटू 4, 1,60,000। तो टोटल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बीइंग सब डिविजन ऑफ 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each 8 paid up into 40,000 shares at the rate of 5 for 4 paid up। ठीक है, तो ये हम एक लिख देते हैं नरेशन, being the subdivision of 20,000 shares at the rate of 10 each 8 paid up। 20,000 शेयर्स था, 10 रुपए वाला 8 पेड अप। इसको हम लोग किसमें सब डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 40,000 शेयर्स, क्योंकि एक शेयर का 2 शेयर बन रहा है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एट द रेट ऑफ 5 ईच, एक एक शेयर टोटल 5 का है, बट अभी 4 पेड अप, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया जून। अच्छा, तो मैंने तो जून का एंट्री कर दिया, बट मुझे 31 दिसंबर 2001 का भी बैलेंस शीट दिखाने बोला है, जो कि इसके पहले दिखाना चाहिए था। तो जून का बैलेंस शीट तो मैंने दिखाया, मतलब बैलेंस शीट का नोट्स दिखाने बोला है, बट हम तो इसको पहले एंट्री कर दी। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पहले एंट्री ही कर लेते हैं, 2 एंट्री तो होगा, उसके बाद ही बैलेंस शीट दिखा देते हैं। इसके बाद फिर 2003 में एंट्री होगा, देखो इसके बाद और एक ही एंट्री होगा ना। लेकिन वैसे दिखाने को पहले बैलेंस शीट दिखाना है, फिर जून का एंट्री दिखाना है, फिर जून का बैलेंस शीट दिखाना है, फिर जो है दिसंबर एक 3 का बैलेंस शीट, सॉरी जून का बोल रहे हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं पहले हमें 2001 का बैलेंस शीट दिखाना है, फिर जून 2022 का एंट्री करना है, फिर 2002 का बैलेंस शीट दिखाना है, फिर जून 2003 का एंट्री करना है, फिर ये बैलेंस शीट दिखाना है। मतलब पहले बैलेंस शीट ये वाला, फिर जर्नल एंट्री अभी जो किया, फिर ये वाला बैलेंस शीट। ठीक है, फिर जर्नल एंट्री अभी जो करने वाले हैं, ये वाला, सॉरी ये वाला जर्नल एंट्री अभी जो करने वाले हैं, फिर से बैलेंस शीट। तो ये होना चाहिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि ईयर एंड होता है उसके बाद ही तो बैलेंस शीट बन जाता है ना। तो ठीक है, अभी कर लिया तो मैंने जो है 2 लगातार एंट्री करके फिर 3 बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर जो है इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया है पहले का जो शेयर्स था। ठीक है, तो पहले का शेयर्स फिर से चेंज हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी ये लोग करना क्या चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं। बीइंग कंसोलिडेट ऑफ कितना सारा शेयर्स था, 40,000, ये तो हट गया था ना। अभी हमारे पास कितना शेयर्स है, 40,000 4 पेड अप वाला और एट द रेट ऑफ 5 वाला, मतलब रेट एट द रेट ऑफ 5 है, पेड अप 4 करके है। तो कंसोलिडेट हो जाएगा 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5, 4 पेड अप इनटू इनटू कितने में हो जाएगा, 1 शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 80 पेड अप, 1 शेयर ऑफ 100 ईच, 100 लिख देते एट द रेट ऑफ
100 each, 80 पेड अप, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो? तो पहले जितना सारा शेयर्स था उसको बना दिया गया है एक शेयर्स, यहाँ पर बोल दिया है रिसॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स। अच्छा, तो 5 रुपए जो 4 पेड अप था उसका 20 शेयर का एक शेयर बना है, तो 40,000 शेयर्स का कितना शेयर्स बनेगा? 20 शेयर्स का एक शेयर्स बना है, तो 40,000 शेयर्स का कितना शेयर्स बनेगा? जी 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कॉन्सोलिडेट होगा 20 शेयर्स। कौन सा 20 शेयर्स? जो 5 रुपीज में हम लोगों ने पहले स्प्लिट करते हुए उसका एट द रेट ऑफ वैल्यू रखा था, जो कि 4 पेड अप था इनटू 1 शेयर्स, तो 20 शेयर्स 1 शेयर्स बनेगा, तो 40,000 शेयर्स 2,000 शेयर्स बनेगा। एट द रेट ऑफ 100 इज 80 पेड अप। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम लोग एंट्री को लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना शेयर्स था? पहले 20,000 इंटू 2, बेसिकली हम लोग का 40,000 शेयर्स था, 4 ईच जो है पेड अप वैल्यू था, यानी 1,60,000 था। अब ये 40,000 शेयर्स बन जाएगा 2,000 शेयर्स, और 80 पेड अप हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो वही सब डिवाइडेड और जो है स्प्लिट हुआ है, बाकी वैल्यूज में टोटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम लोग का बनेगा 3 बैलेंस शीट, जिसमें से बैलेंस शीट तो बनाने नहीं बोला है, नोट्स टू बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं उसका क्या होगा वो हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स टू बैलेंस शीट एज ऑन 31 December X1 का। तो नोट नंबर 1 में आता है शेयर कैपिटल, तो अभी हम लोग वही लिखेंगे, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज्ड, क्योंकि यहाँ पर अलग से दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन कर देते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हम लोग को बोला है 20,000 10, और इतना ही हम लोग का इशूड भी है। पहले था इतना 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इच वाला, ये हम लोग का सब डिवाइड और जो स्प्लिट होने के पहले ये वाला सिचुएशन था। तो ऑथराइज्ड हो गया हम लोग का 2 लाख, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, फिर हो जाएगा इशूड, सब्सक्राइब, होल्डर एंड पेडअप। ठीक है, तो फुल्ली पेडअप तो था नहीं, तो हम लोग का ये 20,000 इक्विटी शेयर ही इशू हुआ था एट द रेट ऑफ 10 वाला, 8 पेडअप, 8 पेडअप पे हुआ था, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था 8 पेडअप, तो 8 मतलब हो जाएगा 1,60,000। तो यही हम लोग का बैलेंस शीट में ये वैल्यू जाता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड ये वाला होता है 2 लाख। ऑथराइज्ड कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, वो जस्ट शो करने के लिए होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके बाद हम लोग का फिर से बनेगा एज ऑन 31 December 2002 का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, तो फिर से उसके लिए बनेगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, फिर से लिखेंगे ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड, अब ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया है? तो नंबर ऑफ शेयर्स 40,000, और एक एक शेयर्स कितने का कर दिया है इन्होंने? पेड अप तो 4 है, एक एक शेयर्स कर दिया है 5, तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ऑथराइज्ड में आ जाएगा, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद ये रेट चल रहा है 2 लाख। इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो कितना सारा शेयर्स हो जाएगा? वही 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5 each, 4 पेड अप, 1,60,000। फिर एज ऑन 31 December 2003, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड। अभी ऑथराइज्ड कितना हो जाएगा? अभी 40,000 का शेयर 2,000 के शेयर्स में ट्रांसफर हो गया एट द रेट ऑफ 81। 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच है, मतलब फुल वैल्यू 80 पेड अप, 100 ईच है, ये देखो फुल वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, 80 पेड अप है, वो तो हम लोग पेड अप वैल्यू के वहां लिखेंगे, तो ये हो गया 2 लाख। इशूड, सब्सक्राइब्ड,
होल्डर and paid up 2000 equity share at the rate of 100 each, 80 paid up 1,60,000. हो गया, ठीक है। ये जो बोला था हमको, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन 2 इसमें बोला है C Limited had 5 lakh authorized capital 31st December divided into shares of 100 each, out of which 4,000 shares were issued and fully paid up. In June 2002, the company decided to convert the issued shares into stock, but in June 2003, the company reconverted the stock into shares of 10 each fully paid up. Pass entries and show how share capital will appear in notes to balance sheet as on 31st December 1, 31st December 2, 31st December 3. ये बोला, ठीक है। एंट्री करने के बाद भी हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया है, ठीक है। चलो हम लोग एंट्री कर लेते हैं लगातार दो, फिर उसके बाद ही 3 बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शेयर से स्टॉक, स्टॉक से शेयर में ट्रांसफर करने का मतलब ये हो जाता है, देखो शेयर और स्टॉक में मेन जो फर्क ये होता है कि शेयर कभी भी फ्रैक्शनल यूनिट में नहीं हो सकता है, लेकिन स्टॉक जो है वो फ्रैक्शनल यूनिट में हो सकता है। जैसे स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं 2/3 स्टॉक, 6/7, ठीक है। तो ये सब फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन में स्टॉक हो सकता है बट फ्रैक्शन में शेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है मेनली। बाकी हम एंट्री करने के बाद थोड़ा और बता देते हैं, देखो। सबसे पहले हम लोग 2002 जून का एंट्री करेंगे। हाँ, देखो उसमें बोला है पहले इनके पास 5 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, और इन्होंने किया क्या है जून को, द कंपनी डिसाइड टू कन्वर्ट द इशू शेयर इनटू स्टॉक, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने का सोचा है, ठीक है। तो शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होके इक्विटी शेयर स्टॉक हो जाएगा, इक्विटी स्टॉक हो जाएगा, इक्विटी शेयर स्टॉक नहीं होता है, इक्विटी स्टॉक, ठीक है। शेयर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक यूनिट बताता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास किसी एक कंपनी का 100 शेयर्स है, ठीक है, तो मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू बताया 100 स्पेसिफिक यूनिट, तो ये हो गया शेयर्स। लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि अ, मेरे पास काफी सारे टेक्नोलॉजिकल कंपनी का शेयर है, ठीक है, तो काफी सारे टेक्नोलॉजिकल कंपनी का शेयर है, तो वो फिर हम लोग का मतलब जो क्वांटिटी हो रहा है ना, तो वो स्पेसिफिक नहीं बता रहे, तो वैसे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं शेयर स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का मतलब हो जाएगा एक या उससे ज्यादा कंपनी का जब हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी होता है। और वो फ्रैक्शन जो बोला वो भी होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरा कंपनी में मेरे पास जो है स्पेसिफिकली इतना शेयर्स है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, और हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 4-5 कंपनी का इतना इतना शेयर्स है, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरा इतना सारा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। मतलब स्टॉक का मतलब ओनरशिप कंसेप्ट होता है, और शेयर का मतलब है एक्चुअल यूनिट्स ऑफ ओनरशिप। मतलब मेरे पास इतने सारे शेयर्स है, अगर हम वैल्यूज में बताते तो वो मुझे ओनरशिप जो है एक्चुअल यूनिट्स में अगर बता पाते हैं तो वो शेयर्स हो गया। और अगर हम लोग जो है ओनरशिप का जस्ट कंसेप्ट दे रहा है कि मेरे पास ये अलग अलग ये कंपनी का शेयर्स है, तो फिर वो हो गया मेरा स्टॉक। और स्टॉक फ्रैक्शन में हो सकता है जब हम लोग टोटल करेंगे, लेकिन शेयर जो है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर हम लोग का कितना शेयर्स था, 4000 शेयर्स था, इशू हुआ था, उसको हम लोग स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 4000 शेयर्स कितने रुपए का था, 100 रुपीज का था, तो 4000 इंटू 100, ये 40,000 का, नहीं सॉरी 4 लाख था, अभी भी ये 4 लाख ही रहे। अच्छा, फिर 2003 में क्या हुआ देखते हैं, जून 2003 में द कंपनी डिसाइड टू कन्वर्ट द इशूड शेयर इनटू स्टॉक, ये तो कर दिया, बट इन जून द कंपनी रिकन्वर्टेड द स्टॉक इनटू शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो फिर स्टॉक चला जाएगा, इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी शेयर। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये तो इनका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था जो कि 100 करके था, जिसमें से 4000 शेयर्स इशूड हुआ था फुल्ली पेड अप, तो 4000 इंटू 100 जो है वो चला गया, वो इशू हुआ था, और जून में वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इशूड शेयर इनटू स्टॉक, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, बट इन जून द कंपनी रिकन्वर्टेड द स्टॉक इनटू शेयर ऑफ 10 each शेयर्स बनाया, तो ये 10 रुपए का एक एक शेयर बन गया, वैल्यू टोटल वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 4 लाख का नॉमिनल वैल्यू अगर एक एक का 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। और स्टॉक का तो हम लोग टोटल में ही लिखेंगे, क्योंकि उसका तो हमें बताया नहीं कितना, क्योंकि वो ऐसे पर यूनिट वैसे नहीं होता है, वो टोटल में होता है, ठीक है। मतलब शेयर को जब स्टॉक बना दिया तो टोटल वैल्यूएशन 4 लाख हुआ, वो 4 लाख का जो स्टॉक था वो शेयर में कन्वर्ट हो गया एट द रेट ऑफ 10 वाला, टोटल वैल्यू 4 लाख, तो 40,000 शेयर्स हो जाएगा। ये पता होना जरूरी है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर लिखना पड़ेगा ना। एक्चुअली स्टॉक का कोई फेस वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक का कोई फेस वैल्यू नहीं होता है, बट शेयर का ऑब्वियसली फेस वैल्यू होता है। जो पहले 100 रुपए का शेयर था, अभी 10 रुपए का हो गया, है ना। और शेयर जो है वो हमेशा, वो मैंने बोला कि होल नंबर में होता है, जबकि स्टॉक फ्रैक्शनल नंबर में हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी के पास ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल 10,000 स्टॉक में से 2500 का स्टॉक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और कंपनी ना शेयर डायरेक्टली इशू कर सकती है, बट कंपनी कभी भी स्टॉक डायरेक्टली इशू नहीं कर सकती है। स्टॉक जो है वो शेयर से स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, बट स्टॉक इशू बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। और शेयर जो है वो डिस्टिंक्ट नंबर होता है, स्टॉक का कोई डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होता, ये मैंने बार बार बोला है, ठीक है। यही मेन पॉइंट है। और इसमें हम लोग बना लेते हैं नोट्स टू बैलेंस शीट, नोट्स टू बैलेंस शीट। एक बन जाएगा एज ऑन 31 दिसंबर X1 का, ठीक है। इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड कितना है, ऑथराइज्ड है हम लोग का 5 लाख बोला है, 100 करके, तो 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच होने से होता है 5 लाख। इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो अभी ये बन चुका है 4,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये X1 का देख लेते हैं, X1 में इन्होंने 4,000 शेयर इशू किया था, तो एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 4 लाख। तो ये तो स्टॉक में कन्वर्ट होने के पहले का है, ठीक है, X1 का। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर X2, मतलब शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड उतना ही है 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 5 लाख, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड।
इक्विटी स्टॉक हो चुका है ये। तो इक्विटी स्टॉक नॉर्मल इशू नहीं होता, लेकिन इशूड शेयर इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट होता है। तो कितना सारा इक्विटी स्टॉक बना है? 4 लाख का। ठीक है, तो कैसे बना है? 4000 इक्विटी शेयर्स जो पहले था 100 ईच वाला, एट द रेट ऑफ 100 ईच, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक 4 लाख। ये हो गया 31 दिसंबर 2002, और एज ऑन 31 दिसंबर 2003 ऑथराइज्ड हो जाएगा 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, अब हो जाएगा 5000 नहीं होके 50,000, क्योंकि अब शेयर 10 रुपए वाला हो गया। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ अगर 10 वाला शेयर है, मेरा नॉमिनल वैल्यूज ऑफ शेयर कैपिटल 50 लाख था, 5 लाख था, तो फिर ये 50,000 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा 5 लाख, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू में तो कोई चेंजेस है नहीं। अब लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड, ऑर्डर एंड पेड अप। तो एट द रेट ऑफ 10 वाला शेयर्स बन गया कितना शेयर? 40,000। 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, fully paid, 4 lakh। ओके, ठीक है। मतलब देखो, अगर हम ऐसे बोले शेयर और स्टॉक का डिफरेंस, शेयर और स्टॉक का डिफरेंस, जैसे कि हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लो एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जिसका शेयर कैपिटल रुपीज में बता रहे हैं, मान लो ₹1 लाख है। ठीक है, और ये कैसा है? 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब अगर ये पर्सन के पास 100 शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स बोल रहे हैं, तो शेयर्स को ऐसे नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। 100 शेयर्स है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका फेस वैल्यू कितना है एट द रेट ऑफ 10 करके, तो इसके पास शेयर कैपिटल कितना हो गया, मतलब उस कंपनी का कितना शेयर कैपिटल ये होल्ड कर रहा है? 100 × 10, यानी कि 1000। ठीक है, अब कंपनी अगर सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर टू स्टॉक, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी अब ये जो आपके पास, इसका हम बता रहे हैं, इसका क्या कंडीशन होगा? इसके पास जो 100 शेयर्स है, जिसका वैल्यू है ₹1000, ये अब 1000 का स्टॉक बन जाएगा। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक एक स्टॉक का वैल्यू ₹10 करके, ये नहीं बोलना चलेगा। ठीक है, मतलब अब हम लोग इतना जरूर बोल सकते हैं, मेरे पास ₹1000 का शेयर कैपिटल था, लेकिन तब बता सकते थे एक एक शेयर ₹10 का था। लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ेगा मेरे पास सिर्फ 1000 का स्टॉक है, सिंपली 1000 का स्टॉक है। इसमें हम लोग नंबर या नॉमिनल वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि ये 1000 का मतलब एट द रेट ऑफ 10 100, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, अब स्टॉक में कन्वर्ट करने का क्या बेनिफिट है? ठीक है, देखो, मतलब अब ये जब शेयर से स्टॉक बन गया, तो इसका जो मतलब कंक्लूजन निकल के आया, तो ये देखो, ये इसका नाम हम मिस्टर ए दे देते हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए नो लॉन्गर ओन 100 सेपरेट शेयर। अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे आफ्टर कन्वर्जन, मतलब स्टॉक में कन्वर्ट होने के बाद मिस्टर ए अभी अलग से 100 शेयर्स जो है उनके ओनरशिप में है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। मिस्टर ए सिंपली ये बोल सकता है कि मिस्टर ए सिंपली ओन 1000 स्टॉक, ₹1000 स्टॉक, ये उनको
बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए ट्रांसफर करना चाहते हैं, देखो मिस्टर ए अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं 300 या फिर 750 रुपए का स्टॉक, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ये चाहे तो 300 या 750 का स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल एज स्टॉक इज डिविजिबल, ठीक है। स्टॉक डिविजिबल है तो ये आराम से ये कर सकते हैं। जैसे कि देखो अगर 300 का तुम लोग शेयर ट्रांसफर सोचोगे तो वो फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक शेयर 10 का था तो 30 शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन एक शेयर अगर 10 का था तो 75। चलो इसमें फ्रैक्शन आ नहीं रहा है, लेकिन अगर फ्रैक्शन आए, ठीक है, तो फिर शेयर तो ट्रांसफर नहीं होगा बट स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक टोटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसको अगर हम लोग बोले कि एक एक पीस, शेयर मतलब क्या हो जाएगा पता है, शेयर मतलब हो जाएगा एक एक पीस। जैसे एक एक पीस ऑफ हम लोग बोल सकते हैं चॉकलेट, ठीक है, पीस ऑफ चॉकलेट ऐसे लिख देते, एक एक पीस ऑफ चॉकलेट जो डिस्ट्रीब्यूट करने से पर्टिकुलरली एक एक पीस में हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये एक चॉकलेट है, ठीक है, इसमें ऐसे 10 पीसेस बने हुए हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये शेयर हो गया। और स्टॉक का मतलब हो जाएगा कि मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है, मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है। तो मतलब ये जो पीसेस था ना इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। और मेल्ट करने से चॉकलेट तो हमारे पास है, बट अब पीस में नहीं है। अब हम लोग पीस में किसी को दे नहीं सकते। मतलब मान लो मुझे पीस ऑफ चॉकलेट, ये पूरा बार दिया हुआ था चॉकलेट का, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक एक पर्सन में, एक को एक ब्लॉक, दूसरे को दूसरा, तीसरा, ऐसा दे सकते हैं। लेकिन जब मेल्ट कर दिया तब तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सारे ब्लॉक को मेल्ट कर दिया, सारे पीसेस ऑफ ब्लॉक को, तो फिर ये मेरे पास चॉकलेट का एक मतलब अमाउंट जो है, पीसेस में तो है नहीं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, तो वही मेरा हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। इतना हम बोल सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ओवरऑल होता है, और शेयर जो है वो पीस में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। मतलब जब मेल्ट कर देंगे ना तो इसमें से हम लोग कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। अगर हम लोग मेल्ट कर दे रहे हैं तो एनी अमाउंट कैन टेक फ्रॉम इट ना, अपने मन से कोई भी अमाउंट उठा सकते हैं। मतलब ये जब मेल्ट हो गया तो ये कटोरी में इतना चॉकलेट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से स्पून से हम लोग कुछ भी उठा सकते हैं ना, जितना क्वांटिटी चाहे हम लोग स्पून से यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से उठा सकते हैं। बट शेयर के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि हम 7.5 रुपए का शेयर किसी को देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, एक शेयर तो 10 रुपए का है। या फिर हम अगर बोलेंगे मुझे 15 रुपए का शेयर किसी को देना है, कैसे दे, मेरा तो एक एक शेयर 10 रुपए का है, तो देंगे तो 20 रुपए का दे सकते हैं, 15 रुपए का तो दे नहीं सकते। बट स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम चाहे 15 रुपए का स्टॉक भी दे सकते हैं, क्योंकि वो मेल्ट हो चुका है, स्टॉक का मतलब मेल्ट हो चुका है, उसका कोई पर वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज दिया, शायद उससे तुम लोग सोचोगे कि इसमें तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, ये 30, ये 75 होगा। सही बात है। लेकिन अगर हम बोले कि हम किसी को 7.5 रुपए का शेयर देना चाहते हैं, तो 10 रुपए का शेयर को 7.5 में कैसे कन्वर्ट करें, नहीं कर सकते। बट स्टॉक बनाने के बाद ये जो 1,000 रुपए का स्टॉक है, इससे हम कुछ भी अमाउंट उठा सकते हैं, जो कि मैंने अभी तुम लोग को समझाने का कोशिश किया कि ये मेल्टेड चॉकलेट है तो वहां से कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी क्वांटिटी उठा सकते हैं। हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं हमारे एमसीक्यू में। एमसीक्यू, एक मिनट।
When the object of reconstruction is usually to reorganize capital or to compound with creditor or to effect economies, then such type of reconstruction is called internal reconstruction with liquidation, internal reconstruction with liquidation of the company, external reconstruction, none of the above. तो कौन सा आंसर सही है? तो बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन तो देखो दो तरीके का होता है, एमलगमेशन से पढ़ के आ रहा है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हो जाता है कि जैसे कि कोई एक, जैसे देखो बोरोलिन का पैकेजिंग में चेंजेस आया है ना, मतलब बहुत पहले ही आया, तो एक जस्ट एग्जांपल दे रहे थे। पहले जो है देखो, जो टीना का जो ट्यूब होता है उसमें आता था, अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन अब क्या हुआ है वो प्लास्टिक के डब्बे में भी आने लगा। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरीके का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसमें बोरोलिन का कोई चेंजेस नहीं हुआ। बोरोलिन तो वैसे ही है, जैसे मान लो आते रहता है ना प्रोडक्ट का, अब नए पैकेट में, ठीक है, मतलब अब नए रूप में, तो नया रूप वो कुछ नहीं होता है, वो बस पैकेट बदल देता है। ठीक है, जो रहता है वही रहता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार कुछ चेंजेस हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन सेम उसी चीज को, जैसे मैगी का कितना सारा अलग अलग निकल गया है, ठीक है, हाँ उसमें अलग अलग फ्लेवर होता है, वो बात अलग है, लेकिन पैकेजिंग चेंज करने का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा चीज ही चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा होता है कि पैकेजिंग ही चेंज हुआ, अंदर से कुछ चेंज किया नहीं प्रोडक्ट का, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल तो पढ़ लिया अभी हम लोगों ने। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि अगर कंपनी का हालत खराब है, लॉस पे लॉस चल रहा है, तो उसका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना, क्रेडिटर वगैरह ये सारे चीजों को चेंज करने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या है, इज यूजुअली टू रीऑर्गेनाइज कैपिटल और टू कंपाउंड विद क्रेडिटर और टू इफेक्ट इकोनॉमीज, देन सच टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो ये नहीं बोल पाओगे तो क्या बोलोगे? ये तो चैप्टर का हिंट्स ही है। ऑप्शन बी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सही है। फिर बोल रहा है द एक्यूमुलेटेड लॉसेस अंडर स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर रिटन ऑफ अगेंस्ट, बोल रहा है पीएल को किसके अगेंस्ट में हम लोग राइट ऑफ करते हैं? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के, रिडक्शन अकाउंट के अगेंस्ट में, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बोलो ये एंट्री तो करते ही है, हर इक्वेशन में ये एंट्री मैंडेटरी है, पीएल राइट ऑफ कैपिटल करने बोल। रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन दिया हुआ है तो सही है। वन, वन बोल रहे हैं ए, ऑप्शन ए, टू का ऑप्शन ए। अच्छा, थर्ड नंबर में बोला है प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग अ न्यू वन इज कॉल्ड। अभी तो पॉइंट वन, मतलब क्वेश्चन नंबर वन जो था उसी को अलग तरीके से बोले, वो रिकंस्ट्रक्शन जिसमें बिजनेस बंद नहीं होने वाला है और नया कोई बिजनेस, एंड फॉर्मिंग अ न्यू वन, अच्छा नया बनेगा, अच्छा लिक्विडेट नहीं होगा बट नया बनेगा। तो बोलो क्या होगा? नया तो बनता ही है। विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी, कंपनी पर लिक्विडेट नहीं हो रहा है, मतलब बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बट नया तरीके से बन के आ रहा है। तो एक्सटर्नल में कुछ नया थोड़ी बनता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, एमलगमेशन थोड़ी होता है, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रहा है। और एक्सटर्नल में ये भी होता है, वो तो मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से समझाया, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ये भी तो होता है ना कि पुराना कंपनी अपना बंद हो गया, नाम बदल के नया कंपनी बन गया, ठीक है वही सब, उसको भी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो वहां लिक्विडेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरे पास ए होगा, हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फिर reconstruction is a process by which affairs of company are reorganized by revaluation of asset and reassessment of liabilities, writing off the losses already suffered by reducing the paid up shares or varying the rights attached to different classes of shares, both A and B, none of the above। ऑप्शन सी। दोनों ही चीज होता है।
दोनों चीज ही होता है। हम लोग एसेट को रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटी को रीअसेस करते हैं कि भाई कम ले लो, या फिर मतलब इतना राइट ऑफ कर दो, इतना फॉरगो कर दो, ठीक है। फिर हम लोग लॉस को राइट ऑफ करते हैं, जो कंपनी को लॉस हो रहा था। कैसे करके राइट ऑफ करते हैं? राइट ऑफ करने के लिए हमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में वैल्यूज चाहिए होता है, तो हम लोग अपना शेयर्स का पेड अप वैल्यू वगैरह चेंज करते हैं। किसी ने 100 दे रखा है तो उसको बोलते हैं मान लो 70 दिया है। इस तरीके से हम लोग जो है रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं। तो फोर्थ नंबर का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना, देखो वो मैंने प्रोडक्ट से समझा है, बट एक्चुअली एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में वही होता है कि कंपनी पुराना वाला बंद हो जाता है, उसी को जो कंपनी टेक ओवर करता है तो वो एक नया कंपनी बन जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से कंपनी आके उसे टेक ओवर कर ले, वो भी हो सकता है। ओल्ड कंपनी हमेशा लिक्विडेट होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। इंटरनल में कहाँ होता है? यहाँ कंपनी थोड़ी बंद होता है, यहाँ पर कंपनी को ठीक किया जाता है, मतलब रिपेयर कर रहे हैं बोल सकते। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुराना कंपनी लिक्विडेट होके नया कंपनी बन जाता है, वो होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल में सिर्फ इनसाइड से चेंज होता है। फिफ्थ नंबर में बोला है फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल द परमिशन हैज टू बी शॉर्ट फ्रॉम कोर्ट, कंट्रोलर, स्टेट गवर्नमेंट, शेयर। तो बोल रहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए किससे परमिशन लेना पड़ता है? कोर्ट से, कंट्रोलर से, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर शेयर होल्डर से? ये मैंने पहले दिन लिख पाया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। वो तो उनसे तो बाद में लेंगे ना, पहले किससे लेना पड़ेगा? ये देखो एक के बाद एक। पहले डायरेक्टर स्कीम बना लेता है, लेकिन इससे ये नहीं है कि स्कीम जो है एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। फिर वो स्कीम जाता है BIFR के पास। फिर BIFR जो है वो कोर्ट से अप्रूवल लेता है। ये हाई कोर्ट का टी नहीं लिखा है मैंने, टी लिख करते हैं। कोर्ट फिर इंटरेस्टेड पार्टी को बुलाता है, वो अगर हाँ बोलता है तो फिर जाके एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या बोला था देखो, परमिशन लेना है किससे? शेयर होल्डर को तो, शेयर होल्डर से भी परमिशन लेना है, लेकिन सबसे पहले किससे लेना पड़ेगा? अगर वो ही ना बोल दिया तो शेयर होल्डर का परमिशन तो एंड में आता है। ऑप्शन हाँ, फिफ्थ का है। सिक्स्थ नंबर, in case of internal reconstruction only one company is liquidated, two or more company are liquidated, no company is liquidated, two companies amalgamated. नो कंपनी इज लिक्विडेटेड। देखो तो इसमें बोला है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी, कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होता, एक दो कुछ भी नहीं, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड। अभी थोड़ी देर पहले ही वही बता रहे थे, कोई कंपनी लिक्विडेट नहीं। MCQ भी हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ब्रांच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग का ब्रांच ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ब्रांच स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, आज इतना ही।